हाँ जी, क्या हालचाल है आप सभी के? एक बार कमेंट करके बताएंगे आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है कि आप सभी को? सभी ठीक-ठाक हैं, कुशल मंगल हैं सभी? आप सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। मार्कर शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। चलिए। गुड इवनिंग। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज के अपने सेशन को। और आप सभी जानते हैं कि हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो एशिया कॉन्टिनेंट को डिस्कस कर रहे हैं। सर मार्कर वार्कर कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आप लास्ट में जरा ये बता दीजिए कौन से देश को लेकर के बात कर रहे थे? लास्ट में हम कौन से कंट्री को लेकर के बात कर रहे थे, जरा वो बताइए आप। ठीक है, चाइना। अच्छा, चाइना होगा आज, ठीक है। तो वहीं से शुरुआत करेंगे और थोड़ा सा बढ़िया से आपकी क्लास में पढ़ती हैं हम लोग, तो जल्दी से हम वो भी ओपन कर लेते हैं। क्या, एक मैप भी डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे। चाइना मैप एशिया, है ना? चाइना मैप एशिया ऐसे डाल देंगे तो आ जाएगा भैया। और जब आ जाएगा तो ये वाला मानचित्र देखो आ गया, बढ़िया सा लग रहा है देखने में। तो क्या कहते हो आप लोग? लेकिन ऐसा लग रहा है कि चलेगा नहीं, क्योंकि ये जेपीजी फाइल में है। चल जाएगा। एक मिनट रुकना भाई, ये बोर्ड ही हैंग कर रहा है। अरे भाई हो जा, तुझे क्या दिक्कत है? चलिए कोई नहीं, जब तक मैं बोल दे रहा हूँ आप हेडिंग डालें अपनी। हेडिंग डाल लीजिएगा आप, चाइना। चाइना हेडिंग डालिए आप। तो इसमें सबसे पहले लिखिएगा, देखिए चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है। द कैपिटल ऑफ चाइना इज बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग है, ठीक है। अब सबसे पहले एक समझने की कोशिश करना, चाइना का एक बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है पूरी दुनिया में कि चाइना में जो गवर्नमेंट है वह सरकार है साम्यवादी सरकार। कैसी सरकार है? साम्यवादी सरकार है, कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। चाइना में जो सरकार है वो सरकार कैसी? चाइना में कम्युनिस्ट सरकार है। साम्यवादी इसको हिंदी में कहते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार का मतलब क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट के कई प्रारूप होते हैं, ये जो कम्युनिस्ट होती है इसमें क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल रूल्ड करता है, मतलब एक लोगों का एक समूह और जो है कंट्रोल करता है पूरी अर्थव्यवस्था को। और उसी लोगों के बीच से, यानी एक पार्टी होगी, केवल एक पार्टी होगी, और उसी के दल के व्यक्ति होंगे जो पूरे देश पर रूल करेंगे। और अगर किसी व्यक्ति को पार्टी में जाना है तो वह पार्टी में एंटर करेगा, धीरे धीरे काम करेगा और उसको उसकी योग्यता के अनुसार उसके पद मिलते जाएंगे। कुछ कुछ ऐसे करके काम चलती है। चाइना में क्या होता है कि जैसे एक ही पार्टी है वहां पे, जिस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। सरकार का नाम भी कम्युनिस्ट सरकार है, पार्टी का नाम भी है कम्युनिस्ट पार्टी।
और इस कम्युनिस्ट पार्टी को शुरू किया था माओ से तुंग के द्वारा। किसके द्वारा? इस कम्युनिस्ट पार्टी को शुरू किया था माओ से तुंग के द्वारा। अगर मैं आपको बताऊं तो चाइना में जो सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी है जो चाइना में, पहले समझ लेना, इस कम्युनिस्ट पार्टी को शुरू किया था किसने? तो माओ से तुंग ने शुरू किया था, माओ से तुंग ने। ये माओ से तुंग क्या है? चीन के लोग इसको अपना राष्ट्रपिता कहते हैं या राष्ट्र निर्माता कहते हैं माओ से तुंग को। तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, है ना। इसको लोग क्या कहते हैं वहां पे भैया? इसको जो है वहां पे राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाता है। एक एक करके चीजों को समझेंगे हम यहाँ पे। तो एक्चुअली में क्या था, एक तो ये चाइना था, दूसरा यहाँ पर एक देश भी है ताइवान, यहाँ पर एक भी ताइवान, यहाँ पर एक देश भी है, ध्यान रखिएगा, जिसे आज आप ताइवान कहते हो, जिसको पहले जिसका नाम होता था फार्मोसा द्वीप। ये भी याद रख लीजिएगा, ताइवान जिसको आज आप ताइवान कह रहे हो, उसका पहले नाम क्या था? उसका नाम था भैया फार्मोसा द्वीप था, प्राचीन नाम। अब समझने की कोशिश करना कि माओ से तुंग की तो एक पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, ध्यान रखिएगा। कौन सी पार्टी भैया? कम्युनिस्ट पार्टी, ध्यान रखिएगा। एक पार्टी थी जिसका नाम था कुओमिंटांग पार्टी, कुओमिंटांग पार्टी। थोड़ा समझना ध्यान से, कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। कुओमिंटांग पार्टी, इस कुओमिंटांग पार्टी की शुरुआत की थी भैया, और इसका व्यक्ति का नाम था चियांग काई शेक लियांग, चियांग काई शेक लियांग पूरा नाम था उसका, चियांग काई शेक लियांग। यह एक व्यक्ति का नाम था चियांग काई शेक लियांग या चियांग काई सेन। इसके द्वारा आप इतना भी लिख सकते हो, चियांग काई शेक भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो चियांग काई शेक लियांग के द्वारा जिस पार्टी की शुरुआत की गई वह पार्टी थी कुओमिंटांग पार्टी शुरुआत में। बाद में माओ से तुंग के द्वारा जिस पार्टी की शुरुआत की, कम्युनिस्ट पार्टी। ये समय है काफी समय 1910 1920 के आसपास, ठीक है, 1910 1920 30 के आसपास का समय, जब कुओमिंटांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी एक दूसरे से के साथ संघर्ष में लिप्त थी। और क्योंकि कुओमिंटांग पार्टी का हेड था जिसका नाम था चियांग काई शेक, तो उसने, क्योंकि सरकार किसकी थी? सरकार थी चियांग काई शेक की। किसकी सरकार थी? चियांग काई शेक की सरकार थी। और इसने माओ से तुंग वाली सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, इन व्यक्तियों को टारगेट किया। अंततः जनता का समर्थन प्राप्त हुआ माओ से तुंग को। माओ से तुंग को किसका समर्थन प्राप्त हुआ? जनता का समर्थन प्राप्त हुआ। और जब इसको जनता का समर्थन प्राप्त हुआ तो सरकार में कौन आया? माओ से तुंग आई सरकार में, यानी सरकार कौन सी कहलाई? कम्युनिस्ट सरकार कहलाई। और ये जो कुओमिंटांग पार्टी का हेड था चियांग काई शेक लियांग, ये अपनी पार्टी और अपने जो इसके समर्थक लोग थे, जो इसके फॉलोअर्स लोग थे, इनको लेकर के वो कहाँ चला गया? इस ताइवान द्वीप पर, ताइवान देश में चला गया, जिसको आप फार्मोसा द्वीप कहते हो। तो जो कुओमिंटांग पार्टी थी, उस कुओमिंटांग पार्टी का जो हेड था जिसका नाम था चियांग काई शेक लियांग, है ना। तो ये अपने फॉलोवर्स के साथ कहाँ पे आ गया भैया? यहाँ फार्मोसा द्वीप पर आ गया। और इस फार्मोसा द्वीप को आज आप किस देश के नाम से जानते हो? ताइवान देश के नाम से जानते हो। तो ये लोग तो इस फार्मोसा द्वीप पर आ गए, लेकिन ये जो असल चाइना बचा, इस असल चाइना में किसकी सरकार बनी? साम्यवादी सरकार बनी। और माओ से तुंग यहाँ के पहले नेता बने, बड़े प्रमुख नेता। तब क्योंकि ये जो चियांग काई शेक लियांग है, ये कुओमिंटांग पार्टी है, जो फार्मोसा द्वीप पर भागे थे, उन्होंने अपने उस द्वीप का पूरे का नाम रख दिया ताइवान, एक नया देश बना लिया। ताइवान को अधिकांश देश मान्यता प्राप्त देते भैया कि हाँ ताइवान एक स्वतंत्र देश है, लेकिन चीन कभी भी इसको क्या नहीं करता भैया? स्वतंत्र देश की मान्यता नहीं देता है। चीन क्या नहीं देता भैया? इसको कभी भी स्वतंत्र देश की मान्यता नहीं देता। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर कोई भी देश कहता है कि ताइवान स्वतंत्र देश है, तो चाइना उस बात का बहुत ज्यादा विरोध करता है
बीच में आप देखा होगा एक अमेरिकी कोई दूतावास, अमेरिकी कोई मिनिस्टर, आपने देखा होगा, अखबार वगैरह में पढ़ा होगा आपने, कि जब ताइवान में आए थे तो चाइना ने बहुत ज्यादा युद्ध की सी स्थिति हो गई थी और जो है बहुत ज्यादा मामला गड़बड़ हो गया था। क्यों? क्योंकि चाइना और अमेरिका बिल्कुल अलग अलग थॉट है, अलग अलग विचार है। जहां चाइना में जो थॉट है वो थॉट कौन सा है? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट या कम्युनिज्म, साम्यवादी। लेकिन जो यूएसए है, अमेरिका है, वहां की थॉट प्रोसेस क्या है? बिल्कुल निजीकरण है वहां पे, तो प्राइवेटाइजेशन है बिल्कुल। तो प्राइवेटाइजेशन और कम्युनिस्ट दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी है, कभी एक जैसे हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए अमेरिका ताइवान को स्वतंत्र देश की मान्यता प्रदान करता है, क्योंकि इसके नजरिए से चाइना को नुकसान पहुंचाना चाहता है। चाइना इस चीज को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें, चाइना की एक पॉलिसी है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जनवादी गणतंत्र चाइना। वो आपको इतना नहीं पढ़ना है, समझ लीजिए। जिसके वजह से चाइना कहता है अगर कोई व्यक्ति ताइवान के साथ संबंध बनाएगा तो वह चाइना के साथ अपने संबंध खत्म कर लेगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? तो ये सारा का सारा यहाँ का मामला है। तो अब चाइना के बारे में कुछ कुछ चीजों को आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करें यहाँ पे। बाकी आप हिस्ट्री में जब आपको चीन की क्रांति पढ़ाई जाएगी, क्या पढ़ाई जाएगी? जब आपको हिस्ट्री में चीन की क्रांति पढ़ाई जाएगी तो फिर आप जो उसको पूरा का पूरा और जो है पढ़ लेना, वहां पे डिटेल में ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलो तो अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहला पॉइंट तो आपने लिख लिया यहाँ पे कि इसकी राजधानी बीजिंग है। अगला पॉइंट लिखिएगा कि यह एशिया का सबसे बड़ा देश है, यह एशिया का सबसे बड़ा देश है। यह एशिया का सबसे बड़ा देश है। यहाँ की मुख्य भाषा मंदारिन तथा धर्म बौद्ध और ताओ है। यहाँ की मुख्य भाषा मंदारिन तथा धर्म बौद्ध और ताओ है, तथा धर्म बौद्ध और ताओ है, धर्म बौद्ध और ताओ है। Mandarin is the official language of China. Mandarin is the official language of China and रिलीजन क्या हो जाएगा? बौद्ध। रिलीजन क्या हो जाएगा? बौद्ध हो जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर है? अगला पॉइंट लिखिएगा कि यह एशिया का सबसे बड़ा देश है। यह एशिया का सबसे बड़ा देश है। यह एशिया का सबसे बड़ा देश है। इट इज द बिगेस्ट कंट्री ऑफ एशिया। यह एशिया का सबसे बड़ा देश है। यह एशिया का सबसे बड़ा देश है। तथा यह 14 देशों के साथ सीमा स्पर्श करता है। तथा यह 14 देशों के साथ सीमा स्पर्श करता है। इट इज द बिगेस्ट कंट्री इन एशिया।
ठीक है, अगला पॉइंट कहेंगे, आज समझ में आ गया। अच्छा, ये जो ताइवान है और इसके नीचे एक थोड़ा सा रेड डॉट आप देख रहे होंगे, ये जो छोटा सा रेड डॉट है इसका नाम है मकाऊ। क्या नाम है इसका? मकाऊ। मकाऊ एक इसका बंदरगाह है, एक द्वीप भी है। यह भी पहले स्वतंत्र था, फिर इस पर पुर्तगाल का अधिकार हुआ, बाद में इस पर चाइना ने अधिकार कर लिया, बाद में इस पर चाइना ने अधिकार कर लिया। तो लिखिएगा इसमें मकाऊ इसका एक बंदरगाह है, मकाऊ इसका एक बंदरगाह है। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, चीन की हांगहो नदी को, चीन की हांगहो नदी को पीली नदी कहा जाता है। चीन की हांगहो नदी को पीली नदी कहा जाता है। द हांगहो रिवर हैज गिवन द टाइटल ऑफ येलो रिवर, येलो रिवर। तो हांगहो नदी को पीली नदी कहते हैं। यह एशिया का सबसे बड़ा देश है। दूसरी लाइन आपने लिखी थी, 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है, 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा, इसे साम्राज्य लोलुपता के कारण, इसे साम्राज्य लोलुपता के कारण, साम्राज्य लोलुपता के कारण एशिया का अजगर कहते हैं, एशिया का अजगर कहते हैं। इसे साम्राज्य लोलुपता के कारण एशिया का अजगर कहते हैं। साम्राज्य लोलुपता का मतलब दूसरे क्षेत्रों पर अधिकार करने की इसकी आदत है। ताइवान पर अधिकार कर लिया, मकाऊ पर अधिकार कर लिया, थोड़ा सा भारत के अन्य देशों पर भी अधिकार कर लिया, और अलग अलग क्षेत्रों पर अधिकार हमेशा करता रहता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए, चाइना इज ऑल्सो नोन एज ड्रैगन ऑफ एशिया। चाइना इज ऑल्सो नोन एज, चाइना इज ऑल्सो नोन एज ड्रैगन ऑफ एशिया, ड्रैगन ऑफ एशिया because of its gluttony, because of its gluttony, because of its gluttony। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हांगहो नदी को पीली नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जल थोड़ा सा पीला है, इसकी वजह से इसको पीली नदी कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा कि विश्व का सर्वाधिक कोयला चीन उत्पादित करता है। विश्व का सर्वाधिक कोयला, विश्व का सर्वाधिक कोयला चीन उत्पादित करता है, चीन उत्पादित करता है। विश्व का सर्वाधिक कोयला चीन उत्पादित करता है। चाइना प्रोड्यूस द मोस्ट कोल इन द वर्ल्ड, चाइना प्रोड्यूस द मोस्ट कोयल इन द वर्ल्ड। विश्व का सर्वाधिक कोयला चीन उत्पादित करता है।
अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा कि संघाई देश का संघाई देश का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग है। संघाई देश का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग है। तथा इसे चीन का मैनचेस्टर भी कहते हैं। संघाई को ही, तथा इसे चीन का मैनचेस्टर भी कहते हैं। तथा इसे चीन का मैनचेस्टर भी कहते हैं। संघाई इज द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री in the country. Shanghai is the largest cotton textile industry and also known as largest cotton textile industry and also known as Manchester of China या Manchester of country, Manchester of country. Manchester of country. Manchester of country. अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा चाइना के पश्चिमी क्षेत्र में, चाइना के पश्चिमी क्षेत्र में चाइना के पश्चिमी क्षेत्र में रीगा मुसलमान रहते हैं। प्रजाति है एक मुसलमानों की, रीगा। चाइना के पश्चिमी क्षेत्र में रीगा मुसलमान रहते हैं, रीगा मुस्लिम्स रहते हैं, जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है, जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है, वेरी पुअर कंडीशन। रीगा मुस्लिम लिव इन वेस्टर्न रीजन ऑफ चाइना। रीगा मुस्लिम्स live in western region of China. His condition is very poor. His condition is very poor. क्यों सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति है? जो मुस्लिमों के कल्चर हैं, नमाज पढ़ना, बुर्का पहनना, एक से अधिक महिलाओं से विवाह करना, उसके बाद 15 से 20 संतान उत्पन्न करना, मतलब मैं धर्म को लेके आंछा नहीं लगा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जो एक तरीका है, कहते हैं ये सब कुछ वहाँ चाइना में अलाउ नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से संतान कमी वहाँ पे कर सकते हो। मुस्लिमों में जो होता है कि दाढ़ी रखना उनकी एक प्रथा है, यहाँ ये रीगा मुस्लिम दाढ़ी नहीं रख सकते हैं। महिलाएं जो बुर्का पहनती हैं, यहाँ पे आप बुर्का नहीं पहन सकते, बिल्कुल ओपन फेस। कुल मिला के बहुत सारी चीजें, फिर भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे भारत में इतनी आज़ादी है, फिर भी लोग कहते हैं कि साहब कि भारत जो है मुस्लिमों के लिए सुरक्षित देश नहीं है। हमें चीज सुरक्षित और असुरक्षित लगती है। वो कहते हैं ना, गांव में कहावत होती है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, वो कहानी है। आखिरी लाइन प्लीज कोई बता दो, कौन सी आखिरी लाइन? मेरी समझ में नहीं आता है। सानिया सद्दाक जी, चाइना का पश्चिमी के आगे अभी तो बोला है मैडम, 2 बार बोला है कि चाइना के पश्चिमी क्षेत्र में रीगा मुस्लिम रहते हैं। रीगा मुस्लिम लिव इन वेस्टर्न रीजन ऑफ चाइना।
इतना ध्यान कमेंट करने में लगाते हैं, इतना ध्यान, थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे तो बात बन जाएगी। रीगा मुस्लिम लिव्स इन वेस्टर्न रीजन ऑफ चाइना, हिज कंडीशन इज वेरी पुअर। रीगा मुसलमान चाइना के पश्चिम क्षेत्र में रहते हैं। अगला पॉइंट लिखेगा चाइना ने ऐसे लिखिए। अगला पॉइंट लिखेगा 1959 में चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। 1959 में चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया, जिसकी राजधानी लहासा है। तिब्बत की राजधानी लहासा है। 1959 में चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया, जिसकी राजधानी लहासा है। चाइना occupied Tibet in 1959. China occupied Tibet in 1959. अगला पॉइंट लिखिएगा चीन को विश्व का चावल का कटोरा भी कहते हैं। चीन को विश्व का चावल का कटोरा भी कहते हैं। चीन को विश्व का चावल का कटोरा भी कहते हैं। चीन को विश्व का चावल का कटोरा भी कहते हैं। अगला हेडिंग डालिए देश के बारे में, जापान। अगला हेडिंग डालिए जापान। ये रहा जो रेड रेड दिखाई दे रहा है, ये क्या है? जापान। जापान लिखिए, इसे सूर्योदय का देश कहते हैं। इसे सूर्योदय का देश, इसे सूर्योदय का देश, कौमा पूर्व का ब्रिटेन कहते हैं। पूर्व का ब्रिटेन कहते हैं। इसे सूर्योदय का देश, कौमा पूर्व का ब्रिटेन कहते हैं। लिखिएगा, इसके अंतर्गत 4 प्रमुख द्वीप हैं। इसके अंतर्गत 4 प्रमुख द्वीप हैं। होन्शु, इसके अंतर्गत 4 प्रमुख द्वीप हैं। होन्शु, होकेडो, होन्शु, होकेडो, क्यूशु, शिकोकू।
इसके अंतर्गत 4 प्रमुख द्वीप हैं, 4 मेजर आइलैंड, 4 प्रमुख द्वीप हैं। ठीक है, कौन कौन से? होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? तो एक बार यस कमेंट कर दो, यस। अगला पॉइंट लिखेगा होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है जिस पर 80% जनसंख्या निवास करती है। जिस पर 80% जनसंख्या निवास करती है। अस्सी % जनसंख्या निवास करती है। राजधानी टोक्यो तथा सबसे बड़ा मैदान चीन का, मतलब जापान का ही, सॉरी माफ करिएगा, राजधानी टोक्यो तथा सबसे बड़ा मैदान क्वांटो भी इसी द्वीप पर मौजूद है। भी इसी द्वीप पर मौजूद है। भी इसी द्वीप पर मौजूद है। अगला लिखिएगा फ्यूजियामा नामक सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त यानी जो सोया हुआ है, फ्यूजियामा नामक सुसुप्त ज्वालामुखी इसी द्वीप पर मौजूद है। इसी द्वीप पर मौजूद है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा। अब उसके बाद द्वीप कौन सा है? होक्काइडो। तो ये सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। इससे ऊपर द्वीप है होक्काइडो। तो इन दोनों को एक रेल के माध्यम से जोड़ा गया। एक रेल है जो होक्काइडो द्वीप से होन्शु तक जाती है, होन्शु द्वीप से होक्काइडो तक आती है, और इनके बीच में एक जल संधि है जो पेपर में पूछेगी है, सुगारू जल संधि। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, लिखिए पहला पॉइंट, होन्शु को रेल द्वारा होक्काइडो द्वीप से जोड़ा गया है। होन्शु को होक्काइडो द्वारा, होन्शु को होक्काइडो से, होन्शु को होक्काइडो होन्शु को होक्काइडो से एक रेलगाड़ी के द्वारा जोड़ा गया है। एक रेलगाड़ी के द्वारा जोड़ा गया है जो सुगारू जल संधि से होती हुई जाती है। जो सुगारू जल संधि से होकर जाती है, यानी सुगारू जल संधि होक्काइडो और होन्शु को आपस में जोड़ती है। सुगारू जल संधि होक्काइडो और होन्शु को आपस में जोड़ती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा जापान के नागोया शहर को, जापान के नागोया शहर को जापान का डेट्रॉयट तथा जापान का ब्रेड फार्म कहते हैं। जापान के शहर नागोया को जापान का डेट्रॉयट
जापान का डेट्रॉइट या जापान का ब्रेड फार्म कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला लिखिएगा, कोबे जापान का बहुत व्यस्त बंदरगाह माना जाता है। कोबे जापान का बहुत व्यस्त बंदरगाह माना जाता है। कोबे जापान का बहुत व्यस्त बंदरगाह माना जाता है। सारे पेपर में पूछे जाते हैं। दूसरी बात, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि एटलस खरीद लेना अपने घर पे, जिसमें सारे ऐसे मानचित्र दे रखे हों, ताकि आपको मानचित्र की समझ बढ़िया से हो जाए। क्लियर है? मानचित्र खरीद लेना ताकि आप इन सब चीज़ों को दे रखें। निशा दास कह रही है यस सर ले रखा है। हाँ, तो उसमें चाइना पढ़ा रहा हूँ, जापान पढ़ा रहा हूँ, उसको खोल के देखो, एक एक चीज़ को समझ में आएगा बढ़िया, वरना फिर देखते रह जाओगे। पेपर के बाद 100 कमियां मेरे अंदर निकालते रहना कि अनुपम सर ने नहीं पढ़ाया, अनुपम सर ने गलत पढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सही बात ये है, ऑक्सफोर्ड का सही है जी सर, मैप से ही पढ़ती हूँ, बहुत बढ़िया निशा। तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। अगला पॉइंट लगेगा, रेशम के कीड़े से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में, देखिए रेशम के कीड़े से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में, विश्व में इसका प्रथम स्थान है। विश्व में इसका प्रथम स्थान है। विश्व में इसका प्रथम स्थान है। ठीक है, अंजलि शुक्ला कह रही है कहाँ पे मिलेगा? हमारी ऑफिस के जस्ट बगल में ही एक सब्जी वाले की दुकान है, वो काफ़ी रखता है। मैं पूछ लूँगा अभी जब मैं जाऊँगा नीचे ऑफिस से, क्या भाव दे रहा है वो, क्या रेट दे रहा है, तो मैं उससे एक बार पूछ लूँगा, फिर मैं आपको आके कल बता दूँगा, तो आप आके ले सकते हैं। हमारी बगल में ही सब्जी वाले की दुकान है, वो रखता है। ठीक है अंजलि शुक्ला जी, चलिए। तो रेशम के कीड़े से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में इसका प्रथम स्थान है। अगला पॉइंट लिखिएगा, देखिए नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर है। नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर है। नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर है तथा हिरोशिमा शहर होन्शु द्वीप पर है। हिरोशिमा शहर होन्शु द्वीप पर है। हिरोशिमा शहर होन्शु द्वीप पर है। ठीक है, हिरोशिमा शहर होन्शु द्वीप पर है।
ठीक है भैया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा एक मिनट रुकिएगा बस। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, क्यूसू होगा भैया, QUISO। क्यूसर क्यों होगा, क्यूसू होगा ना। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, देखिए अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पर, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय, LITTLE, लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, हिरोशिमा पर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया। वहीं 9 अगस्त 1945 को, वहीं 9 अगस्त 1945 को, वहीं 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर, नागासाकी शहर पर फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया। नागासाकी शहर पर फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया। नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया। ठीक है भैया, नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया। अब अगला देश का हेडिंग डालिएगा। अगला जो देश है आपके सामने, जो देश है उस देश का नाम है तुर्की। इस देश का नाम क्या है भैया, तुर्की इस देश का नाम है। क्या है भैया, तुर्की इस देश का नाम है। अगले हम जिस देश के बारे में बात करेंगे वो है टर्की, है टर्की या तुर्की, कुछ भी लिखते हैं, जो भी आप लिखना चाहें।
ठीक है। अब आप जो ये देश देख रहे हैं, ये देश क्या है भैया, यह देश है, कोई तुर्की लिखता है, कोई टर्की लिखता है, अलग अलग देश हैं। ठीक है, टर्की देश के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट लिखेगा, तुर्की देश 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। तुर्की देश 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। इट इज स्प्रेड ओवर 2 कॉन्टिनेंट्स। यह 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। इट इज स्प्रेड 2 कॉन्टिनेंट, यह 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, एशिया और यूरोप। एशिया प्लस यूरोप, एशिया प्लस यूरोप। लिखिए, अगला पॉइंट लिखिएगा, इसका 97% भाग, इसका 97% भाग एशिया में आता है। इसका 97% भाग एशिया में आता है। इसका 97% भाग एशिया में आता है, जिसे अंतोलिया, जिसे अंतोलिया या एशिया माइनर का, एशिया माइनर कहते हैं। जिसे अंतोलिया, जिसे अंतोलिया या एशिया माइनर कहते हैं। इसका 97% भाग एशिया में है। इसका 97% भाग एशिया में है, जिसे अंतोलिया या एशिया माइनर कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें, अब तुर्की जो देश है वो एशिया में भी है और यूरोप में भी है। ठीक है, सनी सर आइए आइए आइए, बच्चे बहुत परेशान हैं बिहार वाले। क्या हो गया? अरे सब देखिए, बच्चे बहुत परेशान हैं, पढ़ाने नहीं देते, क्या करें बच्चों का। काहे नहीं पढ़ाने देंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ाने देते। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोई कुछ कहता है, कोई किसको बोले सनी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरे नहीं नहीं, सारे लोग, सनी सर से सीख जाएंगे भाई। सारे लोग अच्छा पढ़ाते हैं भाई। काहे परेशान कर रहे हो यार सर को? तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं चुपचाप? कोई कुछ पूछता है, कोई कुछ पूछता है। सर इधर देखा ही मत करो, मैं तो देखता ही नहीं। शुरू के 5 मिनट के बाद पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। तुर्की देश है। हाँ। ये 2 महाद्वीपों, 2-3 पॉइंट लिखा रहा हूँ। हाँ। कोई कहेगा सर ये आएगा पेपर में। हाँ। कोई कहेगा बेटा सर होगा SCRT में, तभी तो पढ़ा रहे होंगे। इतना डीप पूछा जाएगा। सनी सर आपकी क्लास नहीं आ रही है? क्या बात कर रहे हो? होगी, बिल्कुल क्लास होगी, वो 8 बजे होगी। ऐसे कैसे हो सकता है? और कल इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो बचा हुआ पार्ट था वो होगा। अच्छा, काफी दिन से अब अच्छा चल रहा है। चलो, अच्छा एक क्वेश्चन का जवाब तो बताएं। बच्चे पूछते हैं सर इतना कैसे याद करें? करना तो पड़ेगा सर, नौकरी चाहिए, तो नहीं तो हम लोग जैसी हालत हो जाएगी। मैं वही तो इनको कह रहा हूँ भाई, है। चलिए ठीक है, तो 97% भाग एशिया में है, जिसे अंतोलिया या एशिया माइनर कहते हैं। लिखिए, अगला पॉइंट लिखिएगा, इसका 3% भाग यूरोप में है, जिसे थरेस कहते हैं। इसका 3% भाग यूरोप में है, जिसे थरेस कहते हैं, जिसे थरे कहते हैं। जिसकी राजधानी इस्तांबुल है। इस्तांबुल, इस्तांबुल, जिसकी राजधानी इस्तांबुल है, जिसका प्राचीन नाम कुस्तुनतुनिया था। इसका 3% भाग यूरोप में है, जिसे थरेस कहते हैं, जिसकी राजधानी इस्तांबुल है,
जिसका प्राचीन नाम कुस्तुनतुनिया था, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं इसकी राजधानी अंकारा है, जो एशिया में है। इसकी राजधानी अंकारा है, जिसकी राजधानी अंकारा है। सर शिकायत कर दी हम लोगों का है। आप लोग जाके जो शिकायत करते हो वहां सनी सर से हैं, उसका क्या? तुर्की का नया नाम तर्की हो गया है ना? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, वही नाम है, हिंदी इंग्लिश में इधर उधर चेंज करते रहते हैं ससुरे, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। ये बात होगी, लिखिए, लिखिएगा। इसके बाद लिखिएगा कि तुर्की के बाद लिखिएगा, लिखिए इसे यूरोप का मरीज कहते हैं, यूरोप का मरीज कहते हैं, कॉल्ड पेशेंट ऑफ यूरोप। मतलब युद्ध बुद्ध बहुत ज्यादा होते रहते थे प्राचीन समय में, इसलिए इसको मरीज कहते हैं, यूरोप का मरीज कहते हैं। इसे यूरोप का मरीज कहते हैं। यूरोप का मरीज कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा। अब ये बताओ सर, हम कैसे डिफाइन करें कि ये वाला तुर्की एशिया का है और ये वाला छोटा हिस्सा थरेस यूरोप का है? तो हम करेंगे ना भैया, इनके बीच में इसको अलग करने वाली एक जल संधि है, जिसका नाम क्या है? बासफोरस जल संधि। याद रख लीजिएगा, पेपर में पूछा जाएगा। क्या है? बासफोरस जल संधि, बासफोरस जल संधि। शायद यहाँ दिखना ना, लिख लीजिए, लिखिए, इसमें लिखिएगा, लिखिए, बासफोरस जल संधि तुर्की को दो भागों में बांटती है। बासफोरस जल संधि, बासफोरस जल संधि, बासफोरस जल संधि तुर्की को दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। बासफोरस जल संधि तुर्की को दो भागों में बांटती है। बासफोरस जल संधि तुर्की को दो भागों में बांटती है। ठीक है। इस यूरोप के नक्शे को आप देख रहे हो यहाँ पे, इस तुर्की वाले नक्शे को आप देख ही होंगे यहाँ पे, है ना? इस नक्शे को तो देख रहे होंगे ना, कि देख रहे हैं आप यहाँ पे? और जब आप इसको देख रहे हो, क्यों है यूरोप का मरीज? अनामिका जी बताया था, युद्ध बुद्ध की वजह से प्राचीन नाम दे दिए गए हैं, बस। सर दो भाग कौन कौन से हैं? भाई कुछ ले आई ईंट फीट, कुछ पत्थर वत्थर, कुछ हो तो हथौड़ा वथौड़ा मार दे मेरे सर पे। लिया भाई, जा सुमित उठा ला, कुछ हथौड़ा वथौड़ा लिया कुछ। अरे कुछ नहीं बड़ा, बेंच फट्टा टेबल का कुछ भी लिया, लिया मेरे सर पे मार दे कुछ, तुम ही ना लाएगा। तो यहाँ ये ब्लैक सी है और इसके पास यहाँ पे मरमरा सागर। तो बीच में जो बासफोरस जल संधि है वो तुर्की के इस अंकारा वाले हिस्से को अलग करती है, इस्तांबुल वाले हिस्से को अलग करती है। तो
तो इसको नोट कर लेना यहाँ पे कि बास्पोरस जल संधि और जो है तुर्की को दो भागों में बांटती है तथा मरमरा सागर और काला सागर को आपस में जोड़ती है तथा मरमरा सागर और काला सागर को आपस में जोड़ती है। मरमरा सागर और काला सागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है भैया, क्लियर है। साथ के साथ यहीं पर एक चीज और पढ़ लो, जैसे ये बात आपको बताए थे यहाँ पे कि ये ब्लैक सी है, ये क्या है, ब्लैक सी है। यहीं पर इसके जस्ट बगल में क्या है, मरमरा सागर है, मरमरा सागर। यहाँ पे क्या है, ये ब्लैक सी है। इसके जस्ट नीचे क्या है, एजियन सागर है। क्या है, एजियन सागर। तो मरमरा सागर को एजियन सागर से यहाँ पे एक जल संधि जोड़ती है, डार्डेनल्स जल संधि। कौन सी जल संधि, डार्डेनल्स जल संधि, डार्डेनल्स डार्डेनल्स जल संधि, डार्डेनल्स जल संधि। तो बास्फोरस जल संधि तो ब्लैक सी को मरमरा सागर से जोड़ती है, जबकि डार्डेनल जल संधि मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ती है। ये बात और आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन को हम यहीं पर रोक देते हैं। इसके बाद हम आपसे कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, राम राम, राधे राधे, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, भारत माता की जय। और आप सभी का भगवान भला करे। चलते चलते बढ़िया तरीके से फीडबैक देके जरूर जाना। बोलो, फीडबैक देके जाओगे कि नहीं जाओगे, यस और नो में जवाब दो। हैं, सभी लोग 5 स्टार रेटिंग फीडबैक जरूर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।